दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कैपेसिटर, यानी चालक, कुचालक एवं संधारित्र के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? कंडक्टर की, यानी चालक की। अगर आपसे कोई पूछता है कि चालक क्या होते हैं, तो चालक अच्छे से जानते हो, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई चालक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो चालक क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो अपने में से किसको प्रवाहित होने देते हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उनको चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा धातु में कोई सा भी ले लो, तांबा, ठीक है, जस्ता, चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है, और मिश्र धातु भी चालक में आ जाती है। ये चालक हो गए। तो चालक, अगर आपसे कोई पूछता है कि चालक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उनको क्या बोला जाता है? चालक। चालक के उदाहरण में क्या लेंगे? समस्त धातु, जितनी भी धातु हैं वो सब क्या होती हैं? विद्युत धारा की सुचालक होती हैं या चालक होती हैं। मिश्र धातु भी आपकी चालक में आ जाती है। फिर उसके बाद पर बात कर लेते हैं कुचालक की। कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को कुचालक कहा जाता है। ठीक है, तो कुचालक, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कुचालक क्या होता है, तो कोई सी भी चीज जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती उनको क्या बोलते हैं? कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा प्लास्टिक, रबर, ठीक है, कांच इत्यादि। ठीक, अब अपन को मेन किसके बारे में पढ़ना है? चालक के बारे में पढ़ना है। तो आपका अपन बात करते हैं किसी चालक का बाहर विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, ठीक है, कोई चालक वहां विद्युत क्षेत्र में किस तरह से व्यवहार करता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पहला आता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है,
आवेशित किया जाता है, तो संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, यानी आप अगर किसी चालक को आवेशित करोगे तो वो आवेश जो है वो चालक के अंदर नहीं जाएगा, वो चालक की सतह पर ही उपस्थित रहेगा, और वो भी किस तरह से, एक समान रूप से उपस्थित रहेगा। मतलब हर जगह आवेश का मान क्या होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो जब भी किसी चालक को आवेशित करते हैं तो जो संपूर्ण आवेश है वो चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, दूसरा, चालक की सतह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करती है। तो जो चालक की सतह होती है वो किसकी भांति कार्य करती है, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करती है। तीसरा बिंदु आपका आता है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के लंबवत जाती हैं। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैंने समविभव पृष्ठ और उसके गुण बताए हैं। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, वो समविभव पृष्ठ। तो चालक की सतह किसकी तरह वर्क करेगी, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगी, मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात ये होगी कि जो समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वो कितना कोण बनाती है, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी विद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत जाएंगी या समविभव पृष्ठ के लंबवत जाती हैं, यानी उनके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, उसके अलावा एक और आपका गुण है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं जाती, मतलब चालक की सतह तक तो जाती है, सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन अंदर नहीं जाएगी। बाहर की विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर नहीं जाती। तो जो चौथा गुण है कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं जाती, या विद्युत बल रेखाएं चालक के सतह के अंदर से होकर नहीं जाती। ठीक है, अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। हाँ, अगर खोखला चालक है और अंदर आवेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र हो सकता है, लेकिन बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, या कोई बाहर विद्युत बल रेखा चालक के अंदर नहीं जाती। तो ये चालक का बाहर विद्युत क्षेत्र में व्यवहार हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत परिरक्षण की। इसकी विद्युत परिरक्षण, नाम से क्लियर हो रहा, परिरक्षण, रक्षा करना है भैया, किसकी नहीं, किससे, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत
परिरक्षण, विद्युत क्षेत्र से रक्षा करना है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अपन घर में भी देखते हैं कि अगर कोई सी भी चीज हमको बच्चों से बचानी है तो हम उसको कहां पर रखते हैं, उसको हम ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर बच्चे ना पहुंच सकें। तो अगर आप किसी चीज को विद्युत क्षेत्र से बचाना चाहते हैं, किसी भी चीज को विद्युत क्षेत्र से आप बचाना चाहते हैं, तो उसको ऐसी जगह रख दो कि जहां पर विद्युत क्षेत्र ना पहुंच पाए। तो आपको पता है कहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं पहुंच सकता, चालक के अंदर बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं जाता। तो किसी भी चीज को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उसे कहां रख देते हैं, हम चालक के अंदर रख देते हैं। कहां रख देते हैं बेटा, चालक के अंदर रख देते हैं। किसी भी चीज को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उसे चालक के अंदर रख दिया जाता है। इसी प्रक्रम को हम विद्युत परिरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिरक्षण। तो अगली हेडिंग है आपकी विद्युत परिरक्षण। क्या होता है, किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उसे चालक के अंदर रख दिया जाता है। इस प्रक्रम को विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत परिरक्षण क्या है, किसी भी वस्तु को विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उसे चालक के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिरक्षण कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है विद्युत परिरक्षण के अनुप्रयोग। विद्युत परिरक्षण के अनुप्रयोग। ठीक है, विद्युत परिरक्षण के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो पहला आप लिखेंगे, तूफान के समय पेड़ के नीचे खड़े रहने से ज्यादा सुरक्षित है कार में बैठना। क्योंकि कार चालक की बनी है जिसके कारण तड़ित का उस पर प्रभाव कम पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि तूफान के समय बिजलियां कड़कती हैं तो उसको तड़ित बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में तड़ित बोलते हैं, बिजली गिरना, तड़ित गिरना। ठीक है, तो आप तड़ित कुछ नहीं है, आवेश ही है, यानी बहुत सारा आवेश एक साथ अगर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तड़ित। तो आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो अगर आप तूफान के समय पेड़ के नीचे खड़े हैं तो पहली बात तो पेड़ पर ही बिजली गिर जाती है, तो वैसे ही पेड़ भी निपटेगा और आप भी निपट जाओगे। दूसरा, अगर पेड़ पे भी नहीं गिरती, आसपास भी गिरती है, तो वो इतना ज्यादा आवेश रहता है कि उसकी विद्युत क्षेत्र
के कारण भी आप पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय आपका अगर कार है आपके पास में से, जैसे हम जैसे गरीब लोगों के पास कहाँ कार होती है, तो फिर हम तो घर में बैठना पसंद करते हैं, तूफान वाले बारिश के मौसम में जाना, बाहर नहीं जाना। कई लोग होते हैं तफरी करने चले आ रहे, तूफान आ जाएगा, दिक्कत में आ जाओगे बेटा। ठीक है, तो तूफान के समय कार है तो कार में बैठना हो, कहीं घूमने गए हो, वैसे कार है नहीं तो कई बच्चे बोले सर ने बोला था कार में बैठना ज्यादा सुरक्षित है, चलो बेटा घर से निकल के कार में बैठते हैं। अरे घर में हो तो घर में ही बैठे रहो, लेकिन अगर कहीं घूमने गए हो, कहीं और गए हो, तो क्या करना है, आपको कार से निकल के पेड़ के नीचे जाके खड़ा नहीं होना है, कार में ही बैठा रहना ज्यादा सुरक्षित रहता है। ठीक है, इट इज सेवर टू सिट इन कार रादर देन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे खड़े रहने से ज्यादा सुरक्षित है आप कार में बैठे रहें। ठीक है, पुरानी मूवियों को मत देखने में कि बारिश चालू चलो पेड़ के नीचे चलते हैं, ऐसा नहीं करना है, तो कार में बैठना ज्यादा सुरक्षित रहता है। तो ये आपका किसका एप्लीकेशन है, किसका अनुप्रयोग है, विद्युत परिरक्षण का अनुप्रयोग है। ठीक है, अगला आता है सम अक्षीय केबल में। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है तो आपको बस आपको पता होनी चाहिए समअक्षीय केबल। किसी ने देखी है समअक्षीय केबल? कई बच्चे बोलेंगे सर कहाँ देखी, कोई नहीं देखी, रोज देखते हो बेटा। डिस्क की जो लाइन आती है, टीवी का जो कनेक्शन रहता है, वो आपकी समअक्षीय केबल थी। उसको अगर काटोगे तो देखने को मिलेगा अंदर एक पतला सा वायर आता है जिसमें सिग्नल आते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, ऊपर लोहे की जाली लगी रहती है। ठीक है, तो वो जो लोहे की जाली रहती है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होता भी है, उसमें कई बार करंट भी आता है। तो वो क्या करता है कि वो जाली होती है, वो अंदर वाले वायर में जो सिग्नल जा रहा है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टॉर्ट होने से बचाती है। मतलब जो बाहर विद्युत क्षेत्र है अगर वो उस तार पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो सिग्नल आएगा वो बदल जाएगा, और कई बार की का कू का ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए लोहे की क्या लगा देते हैं, जाली लगा लेते हैं कि बाहर विद्युत क्षेत्र उसका उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और आपका सिग्नल आसानी से चला जाए। तो समअक्षीय केबल में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग होता है कहां पर, विद्युत उपकरणों में, विद्युत मापन के उपकरणों में। ठीक है, जितने भी होते हैं चाहे वो सीआर, जैसे कि सीआरओ क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ये एक इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कई सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल मेजर करते हैं। अब ये किसका बना होता है, पूरा मेटल का बना होता है। अगर ये मेटल का नहीं बनाएंगे तो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर जो सिग्नल जा रहा है उसको डिस्टर्ब करेगी, तो जो आप मेजर करना चाहते हैं वो मेजर नहीं होगा। तो ये होगा आपका विद्युत परिरक्षण और विद्युत परिरक्षण के अनुप्रयोग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धारिता की। संधारित्र है, धारिता। ठीक है, धारिता क्या होती है, पहले तो अपन चालक की धारिता या किसी भी वस्तु की धारिता के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई धारिता होती क्या है और उसकी परिवार वो किस किस चीज पर निर्भर करती है, कैसे निकालते हैं चालक की धारिता वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धारिता। धारिता किसी चालक की आवेश को या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता उसकी
धारिता कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि धारिता क्या होती है, तो किसी चालक की आवेश को संचित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। मतलब वो कितना आवेश संचित कर सकता है, कितने लिमिट तक आपका चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे उसकी क्या बोलते हैं, कैपेसिटी या धारिता बोलते हैं, उसको कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। तो अगर किसी चालक की धारिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो किसी चालक की धारिता क्या होती है कि वो चालक कितना आवेश अपने अंदर संचित कर सकता है, उसकी क्षमता क्या कहलाती है, उस चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये कितना आवेश संचित करता है? सुनो, क्या होगा, जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाओगे उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। अब अगर विभव 10 की घात 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, विभव 10 की घात 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, तो आसपास की जो वायु है या गैस है वो आयनित हो जाती है, फिर आवेश उससे निकलने लगता है, फिर बाहर निकलने लगता है। मतलब उससे ज्यादा आवेश वो संचित नहीं कर सकता। मतलब जो आवेश है कितना संचित हो रहा है वो उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो किसी और कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विभव डू नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁶ वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका निकाला कि आवेश इतना हो सकता है कि नहीं, तो आप क्या निकालो, विभव निकालो। अगर विभव इससे कम है तो हो सकता है, और अगर इससे ज्यादा हो तो उतना आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। जैसे 1 कूलम आवेश 1 सेंटीमीटर की वस्तु पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने आवेश कितना दे दिया, 1 कूलम। विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। त्रिज्या क्या दे दी, 1 सेंटीमीटर यानी 10 की घात -2। तो ये v कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घात 9 गुणित 10 की घात 2। तो v कितना हो गया, 9 × 10 की घात 11। ये बहुत ज्यादा हो गया। तो इतना आवेश 1 सेंटीमीटर, इवन 1 मीटर की वस्तु तक इतना आवेश संचित नहीं कर सकती। तो आवेश जो आपको दिया जाता है वो माइक्रो कूलम मिली कूलम में दिया जाता है, ध्यान देना, इतना आवेश संचित नहीं कर सकते। तो आवेश किसी वस्तु का आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका यहां से क्या मिल जाएगा, Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा V के। तो जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, जहां C समानुपातिक नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। ठीक है, तो C बराबर Q/V, अतः किसी चालक की धारिता उसे दिए गए उस आवेश के बराबर होती है, जिससे उसका विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ जाता है। विभवांतर कितना बढ़ जाता है, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको 1 वोल्ट कर दो तो आपका C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। इसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट
इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेरेड, फेराडे नहीं, फेरेड, FRAD, डिनोट किससे करते हैं, F से। तो 1 फेरेड को डिफाइन करना है, यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होती है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, फेरेड हो गया, ठीक है। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, स्टेट फेरेड, स्टेट फेरेड। तो आपका 1 फेरेड बराबर 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, तो 1 फेरेड बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम बटे 1/300 स्टेट वोल्ट, ये ऊपर जाएगा। तो 1 फेरेड बराबर 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। तो 1 फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होते हैं, 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। तो ये एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, ठीक है। कूलम का क्या होता है 80, ठीक है। वोल्ट का क्या होता है ML2 T-3 A-1, ये ऊपर जाएगा तो M-1 L-2 T4 A2, ये आपका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, किसका, धारिता का। M-1 L-2 T4 A2, ये धारिता का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गोलीय चालक की धारिता की, ठीक है। इसकी गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, ठीक है। गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। माना कि एक गोलीय चालक इस प्रकार लिया जाता है, माना कि एक गोलीय चालक इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी त्रिज्या कैपिटल R है तथा उस पर आवेश Q है एवं उसे परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक गोलीय चालक ले लिया जिसका केंद्र क्या ले लिया O, त्रिज्या के ले ली R, इस पर आवेश Q दिया तो संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर चला जाता है, ठीक है। और इसको एक परावैद्युतांक माध्यम में दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है K। तो चालक पर आवेश बराबर Q, चालक पर विभव V बराबर
बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर। ये अपन ने दिया है चालक की सतह पर विभव इतना होता है, परावर्तनांक अगर के है तो, और नहीं है तो ये के हटा देते हैं। धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q बाय V का मान रख दो, C बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। Q से Q कट जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ठीक, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान रख देते हैं 9 गुणित 10 की घात 9। नहीं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1 बटे 9 गुणित 10 की घात 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। ठीक, वायु के लिए क्या होता है, K बराबर 1 तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा। CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 तो C बराबर के आर, और वायु के लिए K बराबर 1 तो C बराबर R सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो जितना सेंटीमीटर होगा उतने ही स्टेट फैरेड धारिता हो जाएगी। जैसे एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, 20 स्टेट फैरेड हो जाएगी। तो ये हो गया किसी गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, किसी चालक की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। देखो, धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, धारिता अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अगर आवेश बढ़ा हो तो विभव बढ़ जाएगा और विभव बढ़ा होगा तो आवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई अगर ऐसा तरीका है कि जिसमें आवेश उतना ही रहे, विभव बदल जाए तो धारिता बदल सकती है, लेकिन अगर सामान्यतः क्या होता है, किसी चालक पर आवेश बढ़ा होगा तो विभव बढ़ जाता है। ठीक है, तो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, याद रख लेना, विस्तार करके पॉइंट लिखेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चालक की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। ठीक है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला आएगा चालक का आकार। ठीक है, तो सूत्र देखा था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती था, यानी आकार के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो किसी चालक की धारिता उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आकार बढ़ाने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो C है वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है R के। आकार बढ़ा होगा तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका आएगा
माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक। तो चालक की धारिता, चालक की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, होती है जिसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एक तो आकार पर निर्भर करेगी, दूसरा माध्यम के परावैद्युतांक पर या माध्यम पर ही निर्भर करेगी। माध्यम बदलोगे तो परावैद्युतांक बदल जाएगा, तो धारिता का मान भी बदल जाएगा। तीसरा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, कोई दूसरा चालक किसी दिए गए चालक के पास रख दो, तो जब कोई अन्य चालक आवेशित चालक के पास में रखा जाता है, आवेशित चालक के पास रखा जाता है, तो उस पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभव कम हो जाता है और आवेश अपरिवर्तित रहता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है, तो कोई अन्य चालक अगर रख दोगे तो धारिता का क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी चालक के आवेशित चालक के पास कोई अन्य अनावेशित चालक भी रखोगे तो क्या हो जाएगी, धारिता का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो प्रेरण मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी चालक के पास कोई दूसरी वस्तु, मतलब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी वस्तु रखी जाती है, तो उस दूसरी वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जितना आवेश इस पर था उतना ही विपरीत आवेश दूसरे पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विभव तो खुद के कारण तो था, इसके कारण ऋणात्मक विभव आएगा, तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने बोला था कि आवेश और विभव का वैसे धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप आवेश को बिना परिवर्तित किए विभव कम कर देते हो तो धारिता बढ़ जाती है, और वो तरीका ये रहा। तो किसी चालक की धारिता किन चीजों पर निर्भर करती है, तीन चीजों पर निर्भर करती है, आकार, माध्यम
और कोई अन्य चालक। आकार बड़ा होगा धारिता बढ़ जाएगी, परावैद्युतांक का मान बढ़ा होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, और कोई अन्य चालक वहां पर रख दोगे तो भी धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो आज हमने क्या पढ़ा, चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, चालक का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार, विद्युत परिरक्षण पढ़ा, फिर चालक की धारिता पढ़ा, धारिता की परिभाषा पढ़ी, मात्रक, सीजीएस मात्रक, विमीय सूत्र। उसके बाद अपन ने किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता दो अलग अलग चीजें। संधारित्र भी अपन ने नहीं पढ़ा, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, फिर चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये काफी सारी चीजें अपन ने डिस्कस की हैं जो पूछी जा सकती है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए। आज के लिए उतना ही।